यस, गुड इवनिंग। और पहली क्लास चरक संहिता सूत्र स्थान की। तो पहली क्लास जो होती है वो इंट्रोडक्टरी क्लास होती है, और उसमें इंट्रोडक्शन किसका पढ़ेंगे? अरे बोलो, चरक का ही तो पढ़ेंगे, क्योंकि क्या शुरू होने जा रही है? चरक संहिता पूर्वार्ध। आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं, कुछ छोटी छोटी बातें उनको ध्यान से सुन लें। ब्रैत्री के ग्रंथ मतलब चरक, सुश्रुत, वाग्भट, हृदय भी, संग्रह भी। लेकिन ब्रैत्रीय ग्रंथों में तीन बोला जाता है ना, बृहत्त्रयी। तो चरक, सुश्रुत, वाग्भट कहना ज्यादा सही है। हृदय कह देते हैं कुछ लोग, कुछ संग्रह कह देते हैं, एक ही बात है। लघुत्रयी के तीन है, माधव, शारंगर, भाव प्रकाश। अब सुनना, माधव निदान का काल कौन शताब्दी? 7वीं। और शारंगर का और भाव प्रकाश का 16। ठीक। मध्य युग की एकमात्र संहिता कौन सी? शारंगर, क्योंकि दोनों के बीच की। अब बातों को सुनना, डिस्कशन जो है इसका वो मतलब इनसे रिलेवेंट डिटेल जो बाद में बात करेंगे। स्ट्रीम सही चल रही है ना? हेलो 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 हेलो, स्ट्रीम सही चल रही है ना? अब सुनना, देखो बेसिक से शुरू करते हैं। हाँ ना बोलना ऑनलाइन वालों। अरे लाइव सही चल रहा है ना? ठीक है। देखो बेसिक से शुरू करते हैं। जो आयुर्वेद का उत्पत्ति है चरक अनुसार, वहां से क्या हुआ था। आप ऐसे समझो कि जो फर्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे वो उसको एक स्टोरी की तरह समझना। पहले पहले के जमाने में हर क्षेत्र में वहां सबसे सिद्ध व्यक्ति जो होता था उसकी बात को सब मानते थे। सिद्ध व्यक्ति का मतलब ऋषि मुनि सज्जन व्यक्ति। और वो ऑल इन वन होता था, मतलब वो सभी लोगों के बारे में भला सोचना, सामाजिक रूप से अच्छी सोच रखना, क्योंकि वो रजतम से मुक्त होता था, समानता का भाव रखता था, सात्विकता थी। तो लोगों की जो परेशानियां होती थी वो आके किसको बताते थे? उस सिद्ध या सज्जन या ऋषि। अब प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे एक एक दो दो ऋषि होते थे। अब कोई भी समस्या आई गांव के लोगों में से, अगर मान लीजिए दो लोग झगड़ रहे हैं तो दोनों उनके पास में आते। अगर कोई कॉमन प्रॉब्लम है तो सारा गांव उनके पास में आता। इस तरह से हर क्षेत्र में सिद्ध व्यक्ति थे। अब जहां चरक संहिता की शुरुआत होती है वहां ऐसा लिखा है कि चारों तरफ लोग जो है वो रोगों से परेशान होने लगे। मतलब उससे पहले रोगों का अस्तित्व था ही नहीं। तो जब लोगों को डिजीज होना स्टार्ट हुई तो सिद्ध व्यक्तियों के पास आए कि हमारे घर में इसको ये प्रॉब्लम हो रही है, इसको ये हो रहा है, इसको ये हो रहा है, ऐसा। जब आस पास के जितने भी क्षेत्र थे उनके ऋषि आपस में जब उन्होंने कम्युनिकेट किया, जैसे मान लीजिए कि इस गांव के सारे लोग अपने ऋषि के पास गए, अब उसके पास में उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो वो पड़ोस के क्षेत्र में जो ऋषि उन तक समाचार पहुंचाएंगे कि भाई हमारे यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, लोग ऐसे परेशान है। पड़ोस वाले ने भेजा कि यहां भी यही हालात है। ऐसा करते करते आसपास का जो क्षेत्र था भारत का, उन सब ऋषि मुनियों ने एक दूसरे को कम्युनिकेट किया, लेटर भेजे होंगे या कोई दूत भेजा होगा, जिससे ये पता चला कि संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण क्षेत्र जो ये है इसमें लोग बीमार हो रहे। अब बीमार हो रहे हैं तो बेसिकली लोगों की डिमांड क्या होगी? दवाई। लेकिन उस टाइम तक तो किसी को ये नहीं पता था कि औषधि भी कोई चीज होती है। लोग तो बस ये चाह रहे थे कि हम ठीक हो जाएं। तो सारे ऋषि मुनि आपस में कम्युनिकेट करते हैं और बात करते हैं कि हिमालय के पास में एक गार्डन है, वहां इकट्ठे होंगे सारे। वहां सब लोग इकट्ठे हुए, सब ने इकट्ठे होके और ये डिसाइड करा कि ये जो बीमारियां हो रही है इसकी दवाई इस पृथ्वी लोक पर तो किसी को पता है ही नहीं। तो बोले ये ज्ञान तो देवताओं को है,
लेकिन देवलोक और पृथ्वी लोक के बीच में सब लोगों को अलाउ थोड़ी था आना जाना, या सब जाने में समर्थ नहीं थे। तो इन 53 ऋषियों में से एक ऋषि थे भारद्वाज। तो सब लोगों ने बोला भारद्वाज ऋषि को कि आप की जो तपस्या है वो बहुत उच्च स्तर की है, और आपके संबंध देवताओं से है, उनसे आपकी बातचीत होती है, और आप बुद्धिमान हैं, और आप निष्पक्ष हैं, सत्व युक्त और रजतम रहित हैं, और हम सबको आप पे भरोसा है। आप जाओ और इंद्र भगवान के पास में जो आयुर्वेद का ज्ञान है वो लेके आओ। संहिता की स्टार्टिंग इस तरह से होती है, समझना कि एक ऋषि देवताओं के राजा इंद्र के सामने राजमहल में हाथ जोड़ के खड़ा है, और वो उन्हें कह रहा है कि हे देवताओं के राजा देवराज इंद्र, मुझे आयुर्वेद का ज्ञान दो जिससे मैं रोगों से पीड़ित पृथ्वीवासियों की मदद कर सकूं। अब संहिता अपने आप से बताती है कि इंद्र को यह ज्ञान अश्विनी कुमारों से प्राप्त हुआ था, क्योंकि अश्विनी कुमार देवताओं के डॉक्टर थे, देवभीषक थे। और संहिता यह भी बताती है कि अश्विनी कुमारों को यह ज्ञान दक्ष प्रजापति नामक व्यक्ति से प्राप्त हुआ था। और दक्ष प्रजापति को यह ज्ञान किसने दिया था? ब्रह्मा। और ब्रह्मा ने इस ज्ञान का स्मरण करा था। आप देखना आयुर्वेद में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ब्रह्मा ने आयुर्वेद को बनाया था, क्योंकि आयुर्वेद को बना तो कोई सकता ही नहीं, जो अनादि है। अब कह दें ब्रह्मा भी अनादि आयुर्वेद भी अनादि, तो ये डिसाइड करना मुश्किल है ना कौन पहले आया। तो ब्रह्मा ने इस ज्ञान का स्मरण किया, इसको दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को दिया, और अश्विनी कुमारों से यह ज्ञान देवताओं के राजा इंद्र ने लिया। देवताओं के राजा इंद्र से यह ज्ञान भारद्वाज लेके और उन लोगों की मीटिंग में वापस पहुंचे, और जैसा इंद्र ने बताया था न तो उसमें कुछ मिलाया न घटाया, यूं का यूं ये ज्ञान वहां पर सभी ऋषियों को सुना। इन 53 ऋषि में से एक ऋषि थे आत्रे पुनर्वसु, और आत्रे पुनर्वसु किसी क्षेत्र विशेष के सिद्ध व्यक्ति थे। और उनके कितने शिष्य थे? आत्रे पुनर्वसु के कितने शिष्य, जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों। अग्निवेश, बेल, जतुर्कर्ण, पाराशर, शारपाणी और हरित। ठीक, इन 6 शिष्यों में से एक अग्निवेश थे, रोल नंबर 1 ही होगा ना उसका। अब अग्निवेश ने पढ़ते टाइम पर जो जो प्रश्न क्लास में अपने गुरुजी से करे, वो सब प्रश्न और उनके उत्तर उसने नोट्स बना ली, और उन नोट्स को उसने प्रिंट करवा दिया, छपवा दिया अग्निवेश तंत्र के नाम से। उसने कह दिया ये मेरी किताब अग्निवेश तंत्र। बहुत सारी किताबों के डिस्कशन से और एक कंक्लूजन निकलता है कि संभवतः अग्निवेश और आत्रेय पुनर्वसु का काल 1000 ईसा पूर्व। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि आत्रेय का काल क्या था या अग्निवेश का काल क्या था, क्योंकि दोनों का एक ही होगा ना, गुरु शिष्य एक ही काल में होंगे, 1000 ईसा पूर्व इनका काल है। अब बातों को ध्यान से सुनना, यहां प्रश्नकर्ता कौन है? अग्निवेश, क्योंकि अग्निवेश शिष्य, उसकी शंकाएं थी। और आंसर देने वाला कौन है? आत्रेय पुनर्वसु। तो जो आंसर दिए वही तो आयुर्वेद का उपदेश है। तो अग्निवेश तंत्र के उपदेष्टा आत्रेय पुनर्वसु, अग्निवेश तंत्र के प्रणेता, लेखक, तंत्रकार, लेखक, ये नोट्स बनाए किसने थे? अग्निवेश। चरक तो अभी है ही नहीं, चरक तो बहुत बाद में आएंगे, 800 साल बाद।
इस किताब का नाम अभी अग्निवेश तंत्र है और अपन अभी टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। कौन सी शताब्दी में है? 1000 ईसा पूर्व में खड़े हैं और अपने को दिख रहा है कि आत्रेय पुनर्वसु अपने 6 शिष्यों को पढ़ा रहे और रोल नंबर 1 अग्निवेश जो है वो प्रश्न पूछ रहे, आत्रेय जवाब दे रहे। अब हो सकता है कि सारे प्रश्न अग्निवेश ने ना भी किए, लेकिन अग्निवेश तो अपनी किताब में यही लिखेगा कि जब मैंने उनसे पूछा, भले हारित ने पूछा, शारपाण ने पूछा, लेकिन अग्निवेश संहिता में तो यही लिखा हुआ कि प्रश्नकर्ता कौन है? खुद अग्निवेश। तो राइटर कह दो, प्रश्नकर्ता कह दो, प्रणेता कह दो, तंत्रकार कह दो, लेखक कह दो। इस अग्निवेश तंत्र का लेखक कौन है? अग्निवेश। उपदेष्टा कौन? गुरुजी, है ना? उपदेष्टा बराबर आत्रेय पुनर्वसु। इन दोनों का काल क्या है? ईसा से 1000 वर्ष पूर्व। सुनते रहना बात। अब यहां मैं इन दोनों चीजों को लिख देता हूं। जैसे ये है अग्निवेश तंत्र, ऑल्सो नॉन एज चरक संहिता या चरक संहिता। क्लियर है? इसके लिए पहली चीज उपदेष्टा कौन? आत्रेय पुनर्वसु। प्रणेता और तंत्रकार और तंत्रकर्ता और लेखक और प्रश्नकर्ता सभी कौन है? अग्निवेश। अब सुनना बात, ये सारा खेल कब हो रहा है? ईसा पूर्व। ठीक है। अब ये संहिता 200 ईसा पूर्व एक आचार्य थे चरक, उनके हाथ लगे। चरक ने देखा कि इस 800 साल के टाइम गैप की वजह से भाषा चेंज हो गई लोगों की। 800 साल में तो लैंग्वेज चेंज होती है ना। तो इनके द्वारा रचित, अग्निवेश द्वारा रचित ये संहिता आम लोगों के पढ़ने लायक थी नहीं। चरक ने इसकी भाषा को शुद्ध किया, सरल किया। इसलिए चरक इस अग्निवेश तंत्र के क्या कहलाए? भाष्यकार, और वी कैन से फर्स्ट एडिटर, प्रथम प्रति संस्कर्ता। संस्कृत चरक जी भी गए। चरक के 600 साल बाद, मतलब चौथी शताब्दी या ईसा के 400 साल बाद, तो 200 तो माइनस में पड़े थे, 400 ऊपर के 600 साल बाद कौन आए? दृढ़बल। क्या कहलाए? एक तो द्वितीय प्रति संस्कृतता, दूसरा सुनो, दृढ़बल। चरक से दृढ़बल तक ये किताब आई, उसमें कितना गैप है? कितने सालों का? 600 वर्ष। इस 600 वर्ष के अंतराल की वजह से चरक संहिता नष्ट हुई और इसके 41 अध्याय नष्ट हो गए। मतलब चरक संहिता जब दृढ़बल को मिली तो उसमें 41 चैप्टर नहीं थे। एक्चुअल में कैसे मिली? ये किताब है, ये पूर्वार्ध चरक की, और ये चरक का सेकंड पार्ट है जिसको अपन क्या बोलते हैं? उत्तरार्ध, है ना।
इसमें क्या क्या है? चिकित्सा, कल्प और सिद्धि। अभी चल जा, अभी चल जा। चिकित्सा में कितने चैप्टर? इसमें, इसमें, ठीक। अब सुनना, दृढ़ बल को ये तो कंप्लीट मिली, ये वाली थी, मतलब इसके सूत्र स्थान में कितने अध्याय हैं? 30। निदान में बोलो 8, विमान में 8, शारीर में 8, और इंद्रिय 12। तो फर्स्ट तो पूरी मिल गई, सेकंड में कबाड़ा हो गया। कैसे कबाड़ा? ऐसे हुआ, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, 24 चैप्टर तो सीधे गायब, कल्प सिद्धि है ही नहीं। और चिकित्सा स्थान के ओनली कितने चैप्टर मिले? 13। अब इस दृढ़ बल ने इस किताब को पूरा तो करना था, इसको 41 चैप्टर जोड़ने थे। दृढ़ बल ने इन 41 अध्यायों को पूर्ण करने के लिए उस समय जितनी भी आयुर्वेदिक किताबें थी वो छान मारी, और उन टॉपिक से रिलेवेंट जो कुछ भी था वो कंपाइल करके, और उससे चिकित्सा स्थान के 30 चैप्टर पूरे कर दिए, और कल्प और सिद्धि लिख डाले। अब आप ये कहेंगे कि इसको कैसे पता इसमें इतने अध्याय थे? चरक संहिता सूत्र स्थान का जो 30वां चैप्टर है, उसके अंदर पूरी किताब की डिटेल दी हुई है कि चरक संहिता के 2 भाग हैं। उत्तरार्ध में जो कि आप सूत्र पढ़ रहे हैं, इसके 30 अध्याय है, तो पूर्वार्ध में फिर ऐसे करते करते इंद्रिय, और उत्तरार्ध में 3 अध्याय कल्प, वो चिकित्सा, कल्प और सिद्धि। तो उसके बाद नाम की हेडिंग तो थी, उसको तो रिलेवेंट मैटर ही कंपाइल करना था। और उसने चूंकि हर जगह से अच्छी अच्छी चीजों को लोगों से लिया, मतलब अच्छी अच्छी किताबों से उसने लिया, तो ये एक तरह से भिक्षावृत्ति हुई कि दूसरी जगह से ज्ञान को मांग कर अपनी संहिता पूरी करी। अब भिक्षावृत्ति कहना ठीक नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है शीलोच्छ वृत्ति। ये जो पैटर्न है चरक संहिता को पूरा करने का दृढ़ बल का, ये शीलोच्छ वृत्ति कहलाया। और दृढ़ बल जिन्होंने संहिता को, खंडित संहिता को पूर्ण किया, उन्हें संपूरक कहा गया। अब अगर चरक संहिता के इतिहास से संबंधित कोई भी बात पूछी जाए तो पूरी कहानी, 1000 ईसा पूर्व में 6 गुरु, वो 6 शिष्य 1 गुरु, 1 अग्निवेश उसने लिखी, दोनों निपट गए। फिर 800 साल बाद में एक ऋषि को मिली ये किताब, उन्होंने इसको इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, चरक भाष्यकार 200 ईसा पूर्व। उनके 600 साल बाद में दृढ़ बल आए, मतलब 4वीं शताब्दी, उनको 41 चैप्टर गायब मिले, उन्होंने जोड़े, फर्स्ट पूरी मिली, सेकंड में सिर्फ 13 चैप्टर ही मिले, इसलिए वो संपूरक और द्वितीय प्रतिसंस्कृता कहला। अब सुनिएगा, यहां एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है। ये तो इजी हो जाएगा कि कल्प और सिद्धि के 12 + 12 अध्याय उसने लिखे, लेकिन ये जो उत्तरार्ध के 13 चैप्टर मिले हैं ना, ये क्रम से 1 से 13 नहीं मिले, उनको टूटे फूटे मिले। कैसे मिले? ये जो 13 चैप्टर, इनका हिसाब देखो, 1 से 8 मिल गए, प्लस बोलो अर्श, अतिसार, विसर्प, विष और मदत, ये कितने? 5। 8 और 5 कितने हो गए? 13। अब 13 तो इसको मिल गए थे, मतलब ये इसने नहीं लिखे। अपन 17 क्यों याद करें?
हम 13 याद करें कि जो मिल गए थे, इसके अलावा बाकी सारे किसके लिखे हुए? दृढ़ बल। तो दृढ़ बल पूरी अध्याय। गाइड में बहुत सी जगहों पे ये चीज गलत लिखी हुई है, यही सही है, यही 13 मिले थे। बहुत सारी किताबों में ये गलत लिखा हुआ, आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपके पेज पे। आचार्य चरक के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कल ही चरक जयंती थी और पता होगा आप लोगों को। देखिए आचार्य चरक, काल कितना लिखूं? 200 ईसा पूर्व, ठीक है। कनिष्क के राजवैद्य थे। राजा था कनिष्क, कनिष्क के राजवैद्य। चरक के पिताजी का नाम विशुद्ध था। चरक के गुरु का नाम वैशंपायन था। इसका मतलब चरक का अग्निवेश आत्रेय से कोई लेना देना है ही नहीं। कैसे होगा 800 साल का गैप? ये चरक से संबंधित सिंपल बात है। चरक को यायावर कोटि का वैद्य कहा जाता है। याया मतलब घुमक्कड़, मतलब जो एक जगह में कुटिया बना के रहने वाले नहीं थे, कैंप करते थे, शिविर लगाते थे। आज यहां 2 दिन कैंप है, 5 दिन कैंप है, लोगों को चेक किया, आगे चलो, सारी दवाइयां साथ में, जो भी परिचारक वगैरह जो सब आगे। अब सुनिए, कुछ लोग चरक को शेष नाग का अवतार भी कहते हैं, इसलिए नाग पंचमी के दिन चरक संहिता मनाई जाती, ठीक। अग्निवेश तंत्र ऑल्सो नोन एज चरक संहिता, उपदेष्टा आत्रेय पुनर्वसु 1000 ईसा पूर्व, तंत्रकर्ता प्रणेता अग्निवेश 1000 ईसा पूर्व, प्रतिसंस्कर्ता भाष्यकार चरक 2री शती ईसा पूर्व, मतलब 200 साल ईसा से पहले। द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता पूरक या संपूरक दृढ़ बल 4वीं शताब्दी, मतलब ईसा मसीह के 400 साल बाद। दृढ़ बल ने 41 अध्याय लिखे, 17 अध्याय इसमें से किसके थे? चिकित्सा के, और 12 कल्प और 12 सिद्धि के। चिकित्सा के 17 कौन से? तो लिख दिया इनको छोड़कर, इन 13 को छोड़कर। किन को छोड़कर? शुरू के 8, अर्श, अतिसार, विसर्ग, विष और मदात्य को छोड़कर बाकी के 17, ठीक। अब आते हैं चरक संहिताओं की टीकाओं पर। टीका का मतलब है कमेंट्री। कमेंट्री का सिंपल सा मीनिंग समझो कि और ज्यादा भाषा की दृष्टि से एक्सप्लेन्ड वे में बता। कुछ शब्द बहुत अभी भी कठिन लगते हैं क्योंकि टाइम तो चल रहा है ना। दृढ़ बल भी तो अपने से कितना पीछे रह गए? 1600 साल पीछे रह गए। 1600 हो गए क्या? हाँ, 4वीं शताब्दी में आए, 2000 मान रहे हैं अपन इसको। तो अब जो दृढ़ बल वाले थे उनको भी समय के अनुसार तो चेंज तो करना था। जैसे अभी अपन जो पढ़ रहे हैं किताब चरक की, वो कौन सी टीका है? विद्योतनी। और विद्योतनी चरक संहिता की हिंदी टीका है। ये चल जाए यार भाई, ये सही नहीं आ रहा है। विद्योतनी ये चरक संहिता की हिंदी टीका है। तो वैसे ही चरक संहिता पर जो सबसे पुरानी टीका प्राप्त हुई वो कौन सी है? चरक न्यास। अब 400 या 4वीं शताब्दी ईसा के बाद में दृढ़ बल ठीक करके गया था सब। उसके 200 साल बाद में एक आदमी आया और उसने इस पर पहली टीका लिखी। वैसे देखा जाए तो अग्निवेश के बाद में सब टीकाएं तो चल रही है, पहले चरक ने करी, फिर दृढ़ बल ने करी, लेकिन उन्होंने तो चूंकि उनका काल प्राग ऐतिहासिक, उन मूर्त रूप से जो अभी अखंड रूप है वो कब आया? दृढ़ बल के बाद, इसलिए उससे पहले वालों को टीकाकार नहीं मानते। अब क्यों लिखा प्राचीनतम टीका? पहली टीका भी तो लिख सकते थे। इसके 2 कारण है। पहला तो ये कि 2 टीकाएं पहले हो गई तो पहली टीका तो कह नहीं सकते। दूसरा, क्या पता अपने को चरक न्यास ही मिली हो और किसी ने लिख दी हो इन 200 सालों में, वो मिली नहीं किसी को, नष्ट हो गई। तो प्राचीनतम का अर्थ है पुरानी, अब तक सबसे पुरानी टीका, जो जिसका वर्णन है, जिसका जो है, जो संहिता, जो टीका प्राप्त होती है
वो चरक न्यास भट्टार हरिश्चंद्र की लिखी हुई 6ठी शताब्दी उसका काल, और ये चरक संहिता की प्राचीनतम टीका है। शब्दों का फेर है, लेकिन अगर परीक्षक खुद इस बात को नहीं समझ पा रहा है, जो पेपर बनाने वाला, और वो लिख दे पहली टीका बताओ, तो तुम भी पागल बन जाना कि प्रश्न बनाने वाला पागल है, आंसर करने वाला पागल बनेगा, तभी तो वाइब मैच करेगी, तभी वो 4 नंबर मिलेंगे। तो अगर चरक न्यास को वो प्रथम माने तो तुम भी प्रथम मान लेना, लेकिन सही तो प्राचीनतम है। अब बचपन में पढ़ा होगा ऐसा, जैसे ये जो है ना, ये 6 लिखा हुआ है, और इस 6 को हिंदी में लिखे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे। और हरिश्चंद्र, ये हरिश्चंद्र, इस है से 6 भी बन सकता है। क्या समझा रहा हूं? हरिश्चंद्र मतलब भट्टार हरिश्चंद्र का काल कौन सी शताब्दी है? 6ठी। और हरिश्चंद्र एक राजा भी हुआ करते, ये वो नहीं है। हरिश्चंद्र एक राजा भी होते थे, और वो प्रसिद्ध थे किसके लिए? न्याय के लिए। तो इसका नाम तो न्यास है, लेकिन याद करने के लिए आसान, ये न्यास हो गया। 6ठी शताब्दी, भट्टार हरिश्चंद्र, चरक न्यास, प्राचीनतम टीका, याद रहेगा। ठीक। नेक्स्ट, स्वामी ने पंजा 7वीं में मारा था। चरक पंजिका स्वामी कुमार की लिखी हुई टीका है, स्वामी कुमार का काल 7वीं शताब्दी, याद करना। नेक्स्ट, एक आचार्य हुए 9वीं शताब्दी में, और उन्होंने जिंदगी भर निरंतर लिखने का काम किया। कैसे कह सकते हैं अपन? क्योंकि उन्होंने बृहत्त्रयी की तीनों संहिताओं पर टीका लिखी, और यहीं से मैंने ऊपर लिखा, जो भी पढ़ा तुमने बृहत्त्रयी लघुत्रयी, क्योंकि यहां आके बच्चों गाड़ी अटक जाती थी, सर बृहत्त्रयी क्या होता है, तो पहले लिख दिया बृहत्त्रयी मतलब चरक सुश्रुत वाग्भट। तो चरक सुश्रुत वाग्भट तीनों पर संस्कृत टीकाएं लिखने वाले आचार्य कौन थे? जेजट। और कोई आदमी अगर पूरी जिंदगी ही टीकाएं लिखता गया हो तीनों पे, तो उसने निरंतर ही लिखा होगा। और याद करने के लिए नए से निरंतर, नए से 9वीं शताब्दी, और निरंतर लिख कौन सकता है? जेजट, क्योंकि उसने तीनों संहिताओं पर क्या लिखी? टीका। निरंतर पद व्याख्या जेजट 9वीं शताब्दी द्वारा लिखी गई चरक संहिता की टीका। परिहार वर्तिका आषाढ़ वर्मा, ये भी कोई जेजट के काल का ही था। वृहत तंत्र प्रदीप नरद, अब सिंपल क्वेश्चन आएगा, अभी जैसे पढ़ रहे हो तब तो लग रहा ठीक है, एग्जाम में सिंपल लिखाएगा वृहत तंत्र प्रदीप है चरक संहिता की टीका, रस तंत्र समुच्चय की टीका, रस तरंगिणी की टीका, ऐसे रसायनम की टीका, चरक संहिता की टीका नरदत्त की लिखी। चरक चंद्रिका गयदास, गयदास को चंद्रिकाकार कहते हैं क्योंकि उनके टीकाओं के नाम में चंद्रिका शब्द बार बार रिपीट होता है। तो चरक चंद्रिका गयदास रचित 10वीं शताब्दी, ये चक्रपाणी से पहले थे। ठीक, गयदास गए, फिर चक्रपाणी आए। और आयुर्वेद दीपिका चरक संहिता पर लिखी हुई चक्रपाणी की फेमस टीका, सबसे ज्यादा मतलब जिसका वेटेज है प्रेजेंट है। चक्रपाणी ने चिकित्सा संबंधित एक ग्रंथ और लिखा है चक्रदत्त, वो अलग बात है, वो अलग किताब है, लेकिन आयुर्वेद दीपिका नामक टीका चक्रपाणी ने चरक संहिता पर लिखी। और चक्रपाणी का काल कौन सा? 11वीं शताब्दी। चक्रपाणी को क्या कहा जाता है? चरक चतुरानन, चतुरानन, और सुश्रुत सहस्त्र नयन। जैसे गयदास को चंद्रिकाकार कहते हैं ना, क्योंकि इसने चरक सुश्रुत दोनों पर टीका लिखी है चक्रपाणी, तो चरक चतुरानन भी यही है, सुश्रुत सहस्त्र नयन भी यही है। कौन? चक्र। चरक तत्व प्रदीपिका शिवदास सेन 15वीं शताब्दी, ध्यान दीजिएगा, शिवदास सेन की अधिकांश टीकाओं के नाम में तत्व शब्द आता है, तो शिव तत्व से याद रखना, शिव तत्व 15वीं शताब्दी। चरक तत्व प्रकाश कौस्तुभ, ये नरसिंह कविराज की लिखी हुई चरक संहिता पर टीका 17वीं शताब्दी। नेक्स्ट, अभी के काल में मतलब 100-200 साल में, अंग्रेजों के टाइम से लेके अब तक, जल्प कल्पत्रु गंगाधर राय 19वीं शताब्दी, गंगा जल से याद कर लेना।
चरको उपस्कार योगेंद्रनाथ सेन, ऐसे याद रखो, योगी उपकार करते हैं। चरको उपस्कार बराबर योगेंद्रनाथ सेन, 20वीं शताब्दी। चरक प्रदीपिका ज्योतिष चंद्र सरस्वती, दीपक ज्योति, समझ गए। नेक्स्ट, चरक संहिता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद अविनाश चंद्र शर्मा, जामनगर। अंग्रेजी अनुवाद अविनाश 1949 में जामनगर से हुआ था, ये वहीं के थे अविनाश चंद्र जी। न्यूयॉर्क में 1898 में प्रोफेसर आसलर ने, इसको आसलर कर लेना, चरक क्लब बनाया था, है ना, कोई ग्रुप बनाया होगा जिसमें इससे रिलेवेंट, आयुर्वेद से रिलेवेंट कोई बातें होती हो। तो चरक क्लब की स्थापना कहां हुई थी? न्यूयॉर्क में 1898 में प्रोफेसर आसलर। ठीक, नेक्स्ट बात, कुछ महत्वपूर्ण या प्रमुख ऋषि। हिरण्याक्ष कोई यूरोपीय चिकित्सक थे। कांगायन वालिक देश के भीषक थे। महर्षि पेंगी ये चीनी चिकित्सक थे। रावण नाड़ी विज्ञान के ज्ञाता थे और पुलस्त्य के पुत्र थे, आयुर्वेद से संबंधित जो रावण है। बदरायण गरुड़ पुराण और अग्नि पुराण के रचयिता कौन है? बदरायण। ये बेसिक्स, मतलब जो चरक संहिता है उसका जो मूल रूप है, उसकी शुरुआत है वो यहां से। अब चरक संहिता का पहला अध्याय। चरक संहिता का प्रथम अध्याय दीर्घ जीवित अध्याय। अपन चरक संहिता या अग्निवेश तंत्र के दो भाग मानते हैं, एक पूर्वार्ध जो पहले आता है वो पूर्वार्ध, जो बाद में आता है वो उत्तरार्ध। पूर्वार्ध के अंदर कितने स्थान है? सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, 5 ही तो हुए, 5 स्थान, और इसमें 3 स्थान। और चरक संहिता में कुल 8 स्थान, 120 अध्याय और 12,000 श्लोक। ठीक है, अब सुनना, इन 5 स्थानों में पहला कौन सा? सूत्र स्थान। सूत्र स्थान है, कितने अध्याय है? 30। उसका पहला चैप्टर पढ़ रहे दीर्घ जीवित। जो चरक संहिता का सूत्र स्थान है, जो 30 चैप्टर है, सूत्र स्थान को भी थीम बेस्ड कर दिया, 7 थीम बना दी इसकी। और हर एक थीम में कितने चैप्टर डाल दिए? 4। तो 4 चैप्टर का कॉम्बो, इसलिए इसको चतुष्क कहेंगे। फर्स्ट कॉम्बो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। पहला कॉम्बो, दूसरा कॉम्बो, तीसरा कॉम्बो, चौथा, पांचवा, छठा, सात। ये ट्रिक लिख दी मैंने इसकी वैसे ही, बीएसएनएल क्रिया। अब पहला चतुष्क है भेषज चतुष्क। इसमें कितने चैप्टर है, कहां से कहां तक? 1 से 4 अध्याय। भेषज किसको कहते हैं? ये तो पता है ना, भीषक वैद्य को कहते हैं, भेषज या भेषज औषध को कहते हैं। इसका मतलब शुरू के जो 4 चैप्टर है सूत्र स्थान के, उनमें क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन और ड्रग्स। दूसरा कौन सा है? स्वस्थ चतुष्क। इसमें 5 से लेके और 8 अध्याय। इसका मतलब 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ये किसको समर्पित? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, दिनचर्या, ऋतुचर्या, नैवेगान धारित, सद्वृत्ति। नेक्स्ट, निर्देश। कौन सा चैप्टर? 9 से 12। नेक्स्ट, कल्पना। निर्देश का मतलब है डायरेक्शन।
तुमको मेडिसिन कैसी लानी है जिसमें 4 गुण हो, जैसे बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम, ऐसा वाग्भट कहता है, इसने थोड़ा बहुत चेंज किया। आप कंपाउंडर कैसा रखो, रोगी कैसा लेना है, रोगी लेने से पहले लिखा है कि परीक्षा कारणों ही कुछ नाम बहुत, साध्य असाध्य की परीक्षा। फिर उसके बाद में रोगी की परीक्षा किससे करोगे, चतुर्विध प्रमाण से, तो 11वें प्रमाण पढ़ेंगे। और सभी एक जगह पड़े रहते हैं, शरीर में एक ही चीज चलती है, कौन, वायु। तो शारंगधर कहते हैं ना, पित्ते पंगु कफे पंगु पंगु मल धातु है। तो सारे उत्पाद को कराने वाला इंजन कौन है, वायु। तो वात कला के लिए 12वें। उसके बाद में पित्त और कफ के बारे में भी संभाषा हुई पड़ती। तो वो सारे निर्देश किसमें, 9 से 12। कल्पना, कल्पना का मतलब फॉर्म ऑफ मेडिसिन। जैसे अभी क्या आती है, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, पाउडर, तो वैसे ही पहले कल्पनाएं होती थी। अब यहां जो कल्पनाएं हैं वो पंचकर्म से संबंधित। तो पंचकर्म के पूर्व कर्म में आता है स्नेहन स्वेदन, इसलिए पहले स्नेहन पढ़ेंगे 13वें में, फिर 14वें में स्वेदन, फिर 15वें में वमन, 16वें में विरेचन संशोधन संसर्जन, ये कल्पना। नेक्स्ट, रोग चतुष्क, कहां से कहां तक, 17 से 20। सामान्य रोग, नानात्मज रोग, वो सब टाइप ऑफ जो डिजीज है वो सब। योजना चतुष्क, योजना का क्या मतलब होता है, अब रह गया क्या कुछ, 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है। हाँ, योजना चतुष्क, योजना चतुष्क के अंदर किसकी योजना करेंगे, योजना किसको कहते हैं, चिकित्सा, युक्ति, लंघन, व्रंगन, संतर्पण, अवतर्पण, षडुपकर। फिर जब वात पित्त कफ की चिकित्सा खत्म हो जाएगी तो 24वें में किसकी बताएगा, विधि शोणित्य में रक्त के बारे में, मद मूर्छा संन्यास। द लास्ट वन, अन्नपान, 25 से लेके 28। लेकिन 2 चैप्टर तो बच गए। +2 संग्रह अध्याय। अब इसने जो 28 चैप्टर में बताया है ना, उन सब टॉपिक की समरी लिखेगा किसमें, 29वें में और 30वें। इसके अलावा 29वें में एक श्लोक आता है, चरक संहिता के अर्थों का संग्रह, चरक संहिता के अर्थों का संग्रह। और 30वें में अभी मैंने आपको बोला, संहिता की विषय वस्तु, मतलब कितने अध्याय है, कितने स्थान। ये सूत्र स्थान की डिटेल है, अभी जो अपन पढ़ेंगे। सूत्र स्थान के अलावा और किसी में भी इस तरह से चतुष्क नहीं। एक बार राजस्थान पीजी में बच्चों को पागल बनाने के लिए क्वेश्चन पूछा कि ज्वर चिकित्सा अध्याय कौन से चतुष्क, कौन से, किसी में ही नहीं, क्योंकि वो किसका अध्याय, कौन से का, चिकित्सा का। चतुष्क किस में होते हैं, सूत्र में। तो आंसर गया कोई नहीं। उसने ऑप्शन दिया था प्रथम चतुष्क, द्वितीय चतुष्क, तृतीय। प्रथम देखती बावड़े हो गए, किताब भूल गए कि ज्वर, और मुझे याद है तीसरा चैप्टर है, तीसरा 1 2 3 4, पहला भेषज। समझ रहे हो, तो गलती मत करना इससे, है ना। हाँ, अब इधर आओ, एक चीज और बता देता हूं, फिर दीर्घ जीवित शुरू करेंगे। चरक संहिता में कुल 7 संभाषा, कितनी संभाषाएं हुई है, 7। और पहले वाली संभाषाएं काम की होती थी, अभी वाली संभाषाओं की तरह दाल बाटी चूरमा की संभाषाएं नहीं होती थी, है ना, कि माला पहना दी, पगड़ी बंधवा दी, अहो ध्वनि अहो भाव। मतलब अहो ध्वनि अहो भाव समझते हो, 2 गधे, है ना,
एक बोल रहा दूसरे को, एक वो जो है ना, एक गधा वो बोल रहा है तो दूसरा गधा बोल रहा वाह वाह क्या आवाज है। फिर इधर वाला स्टार्ट होता है तो दूसरा गधा बोलता है वाह वाह क्या रूप है आपका, क्या भाव है। गधे का है कि भाव, का है कि उसकी आवाज। लेकिन दोनों गधों को पता है कि हम एक दूसरे की तारीफ करेंगे, दुनिया तो देख रही है ना, तो देखने वाला इन्फ्लुएंस हो गई, साला ऐसा क्या इसमें ये इसकी तारीफ करना है। लेकिन वो म्यूचुअल तारीफ है। तू मेरे को माला पहना, उपरना ओढ़ा, पगड़ी पहना और एक वो मेडल दे दे, ट्रॉफी दे दे, मैं तेरे को पहनाऊंगा, दोनों घर में बाहर वाले कमरे में ट्रॉफी की लाइन लग जाएगी रिटायर्ड होने तक, है ना। वैसा कुछ चल रहा है अधिकतर संभाषा। कुछ संभाषाएं जरूर ज्ञानवर्धक होती है, पर यूजी के बच्चों को मेरे हिसाब से संभाषाओं पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, किताबों पे ध्यान देना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली अभी संभाषा या वेबिनार के नाम पर यूजी वाले बच्चों को लूटने की कई स्कीमें मार्केट में चल रही। 7 दिन में अग्निकर्म सीखें, 1 दिन में जलों का कर्म सीखें, 3 दिन में कपिंग थेरेपी सीखें, मतलब 15 दिन में पूरी बीएमएस सीखें। ठीक है राइट। ऐसी संभाषाओं से बचिए। बीएमएस फर्स्ट ईयर में आया है निब्बा सा, है ना, समझ नहीं पड़ रही है कि पंच महाभूत होते हैं कि भूत होते हैं। और अग्निकर्म की संभाषा में जा रहा है, क्यों जा रहा है, सारे जा रहे हैं। एक प्राइवेट संस्था वो ऑर्गेनाइज करवा रही है, फिर एक फर्जी सर्टिफिकेट देती है जिसका कोई वैल्यू नहीं। और वो प्राइवेट संस्था खुद भी ठीक से रजिस्टर्ड नहीं है, उसमें भी 90 इकट्ठे हो रखे, 3-4 2-4 छोरियों के नाम लिख देते हैं उसमें, और फिर वो बैठ जाते हैं, वो डाल के गले में क्या बोलते हैं उसको, आई कार्ड, ऑर्गेनाइजर, सेक्रेटरी। अभी खुद को ऑर्गेनाइज कर ले, दूसरों की संभाषाएं करवा रहा तू। लेकिन वो अपनी जगह सही है, उसका काम है लूटना, वो अच्छे से लूट रहा है। आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे पचड़ों से बचना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में एनाफिजो संस्कृत रही तो पदार्थ, कोई ना कोई तो ले डूबेगी। सेकंड ईयर में रसो डीजी पैथो, थर्ड ईयर में अगध गायनी पीडिया, फोर्थ ईयर तो माशाल्लाह शल्यशाला के रिसर्च। तो जब पढ़ने के लिए इतना कुछ है तो उस मूर्ख को पैसे देके और 50 रुपए की प्लेट के 500 रुपए रोज के दे रहे हो उसको, इससे अच्छा होटल में जाके खा लो 2 दिन। वीडियो बना रहा है, फिर उसके बाद में स्टेटस बनाएगा ऐसे हाथ में शलाका लिया हुआ और उसके नीचे एक ऐसा कोट पहना हुआ डॉक्टर, फिर नीचे लिखा प्रोफेशन। ओए गधे, माहेश्वर सूत्र नहीं आता तेरे को, प्रोफेशन क्या होता है। तो ऐसी बकवासों से बचें। आपके माँ बाप के पैसे बहुत मेहनत से कमाए हुए, और आप पागल नहीं बनेंगे तो पक्का आप इस पचड़ों में नहीं पड़े। कोई संभाषा नहीं जानो, किताब पढ़ो, टीचर जो पढ़ाए वो पढ़ो, अपना सिलेबस पूरा करो, एग्जाम अच्छे मार्क्स से पास करो, और संहिताओं से पढ़ना सीखो सब्जेक्ट को छोड़ के। फर्स्ट ईयर तक तो सब्जेक्ट से पढ़ो, कोई बात नहीं, सेकंड ईयर से आप मूव कर जाओ संहिता, क्योंकि संहिताओं से ही सब्जेक्ट बने। ठीक, तो चरक संहिता में कुल 7 संभाषाएं हुई। पहली संभाषा निश्चित रूप से किसमें होगी, सूत्र स्थान। तो सूत्र स्थान में कुल संभाषाएं कितनी, 4, फिर सार स्थान में 2, और फिर सिद्धि स्थान में 1। ध्यान से देखो, स से संभाषा, स से सूत्र, स से शारीर, स से सिद्धि। अब तुम्हें लगेगा कि ये देवदास वाले जेके शॉप क्यों बन रहे हैं, इसलिए बन रहे हैं क्योंकि स चल रहा है, और इससे एक चीज होगी, संभाषा की लाइन का रेफरेंस आ गया और ऑप्शन में निदान, विमान, इंद्रिय ऐसे हुए तो वैसे ही कट जाएंगे, क्योंकि मुझे याद है ये उस संभाषा का कोटेशन है। और संभाषा केवल किस में थी, सहवा। मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूं। पहला चैप्टर बोलो आगे, 12वां, 25वां, 26,
शारीर में तीसरा और छठा, और इसका 11। ये कुल 7 संभाषाएं चरक संहिता में आई। तो इसको ऐसे याद कर लेना। अब अपना जो सबसे जरूरी काम है वो होगा कल शुरू, और कल यहां से अपन पढ़ना चालू करें। कुछ बच्चों का एक जेन्युइन क्वेश्चन आएगा कि सर ये पेज हम कहां से लाएं? तुमको लाना कहीं से नहीं, ये नोट्स का ही पेज है हिस्ट्री वाले का। तो जब मटेरियल आएगा तब तुमको मिल जाएगा, है ना। कल संहिता जो है मूल रूप से कल स्टार्ट होगी। आज इसके बेसिक्स और इससे संबंधित जो मूल चीजें हैं वो आपको क्लियर कर दिए। कल इसी टाइम 6:30 मिलेंगे। अगले बैच वाले जो पुराना बैच चल रहा है वो लोग आ जाए, है ना। ये मतलब कौन सा चल रहा है अपना 8वां सूत्र 8 वाले जो इसमें है अभी, वो उधर आ जाए। संभाषा क्या होती है अभी तो बताया। संभाषा मीन्स वेबिनार। अब बेसिकली सेमिनार, लेकिन अब वेबिनार हो गई। तो नार नार बची है, समझ रहे हो। बाकी सत्यानार हो गई है। गैदरिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल पीपल फॉर ए पर्टिकुलर टॉपिक टू कंक्लूड समथिंग इज संभाषा। लेकिन कंक्लूड होती है दाल बाटी चूरमा। और आपका लड़का क्या कर रहा है, उसकी शादी हुई कि नहीं हुई, भाभी जी की तबीयत ठीक है, घुटनों का ऑपरेशन हो गया है, आपका रिटायरमेंट कब है, पेंशन कितनी आ रही है, रिटायरमेंट की एज क्या है। ये आयुर्वेद की संभाषा। ठीक है, और ज्यादा जानना हो तो व्हाट्सएप पे कर देना मेरे को, मैं बता दूंगा डिटेल। ठीक है, जाओ।